हेलो गाइस, दिस इज़ देवेंद्र कोठारी। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल की फर्स्ट मैच की, आरसीबी वर्सेस केकेआर की। एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है, रॉ फुटेज है, पर कंटेंट में आपके कोई भी ना कमी आ पाए और डीप एनालिसिस, किस तरह से हम कोई भी मैच प्रिडिक्ट करते हैं, किस तरह से आप अपनी कोई फैंटेसी टीम भी बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, डीप स्टैट्स में हम बात करेंगे और फेस बाय फेस डिस्कशन करेंगे। कप रेट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। मेरे कप की जो पिक्स हैं, जो मेरी पर्सनल बैट्स हैं, वो आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दी हैं और इंस्टाग्राम पे भी डाल दी हैं। आज हम पहला मैच जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आरसीबी वर्सेस केकेआर का। राइट, किसी भी टीम का जब कोई भी आप मैच अगर आप प्ले कर रहे हैं, अगर आप कोई भी प्री कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक फंडा होता है, वो होता है टीम कॉम्बिनेशन। अगर आपका टीम कॉम्बिनेशन अगर आपने क्रैक कर लिया तो, और आपने ग्राउंड के स्टैट से उसको कंपैरिजन किया फेस बाय फेस या जो भी प्लेयर्स आपके पास, तो आपका 70-80% निकल जाता है रिजल्ट। राइट, फिर उसमें कुछ 2-4%, 20% खेल रह जाता है, वो रहता है किस तरह से ऑड्स मूव कर रहे हैं, क्या मार्केट का मूड है, तो वो काफ़ी डिपेंडेंट होता है। वो 20% रनिंग फेस का खेल है। अपन को 70-80% कैलकुलेशन प्री मैच कर लेनी है, जिससे हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। कैसे करते हैं, मैं कैसे पर्सनली करता हूँ, कैसे मैचेस को पिक करता हूँ, खेलता हूँ, वो मैं अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट होते ही बताया था कि टीम कॉम्बिनेशन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी प्लेइंग 11 क्या है। इस साल आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ है वो मेगा ऑक्शन हुआ है। केकेआर की जो प्लेइंग 11 है या आरसीबी की जो प्लेइंग 11 है वो मैंने यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग लिखी हुई है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। केकेआर की जो प्लेइंग 11 है वो जैसे सुनील नारायण डिकॉक एज ए ओपनर, फिर रहाणे हैं नंबर 3, श्रेयस अय्यर एट नंबर 4, रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, स्पेंसर जॉनसन। उसमें एनरिक नोकिया भी हैं, तो बट मोस्ट प्रोबेबली स्पेंसर जॉनसन खेल सकते हैं। वो सेम क्वालिटी पोजेस करते हैं जो मिचेल स्टार्क्स, ऑस्ट्रेलिया ही सेम से आते हैं, तो वो स्पेंसर जॉनसन के साथ जा सकते हैं। लास्ट ईयर का विनिंग कॉम्बिनेशन था उनका। इम्पैक्ट में आपके पास 2 प्लेयर हैं, एंग्रेस रघुवंशी लास्ट ईयर ऐसे खेल रहे थे, उसके अलावा आप मनीष पांडे को भी देख सकते हैं। और ऑन द अदर साइड अगर हम आरसीबी की टीम कॉम्बिनेशन को देखें तो कोहली के साथ फिलिप साल्ट एज एन ओपनर है। आपके पास 3 नंबर रजत पाटीदार है, 4 नंबर लियम लिविंगस्टन है, फिर कुणाल पांड्या, टिम डेविड, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, रसिक दार सलाम और लुंगी नेगेडिया, नुवान तुषारा में से एक ऐसे ओवरसीज बॉलर। हेजलवुड की अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि वो इंजर्ड है, कि वो इस साल खेलेंगे, कितने मैचेस के लिए आ रहे हैं, कितने मैचेस वो स्किप करेंगे। तो अभी हमने लुंगी नेगेडिया, नुवान तुषारा में से एक ओवरसीज प्लेयर को एज ए बॉलर लिया है। अगर हम आरसीबी के इम्पैक्ट सबको देखें तो सच पडिक्कल या स्वप्निल सिंह जैसे लास्ट ईयर थे, तो इन दोनों में से एक को हम एज ए इम्पैक्ट सब में देख सकते हैं। अब आती है मैच की कि मैच कहाँ पे हो रहा है। ईडन गार्डन में मैच हो रहा है। लास्ट ईयर का अगर हम एवरेज स्कोर देखें तो लगभग 205 रन थे, विच इज़ मोस्ट हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड है इंडिया में। ईडन गार्डन है या चिन्ना स्वामी है, 205 का एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी अगर आप देखें तो 4 मैचेस चेज हुए थे, जिसमें हाई स्कोर के 265 272 रन भी चेज हुए, और जो डिफेंड हुए थे 3, वो भी बहुत कम मार्जिन से, जिसमें एक में 4 रन से डिफेंड हुआ था शायद, एक में 1 रन से डिफेंड हुआ, एक में 6 से, इस तरह के कुछ डिफेंड हुए थे। आई थिंक फर्स्ट मैच जरूर था जिसमें 157 या 159 कॉम्प्रिहेंसिवली डिफेंड हुआ था। उसके अलावा दोनों डिफेंड बहुत टाइट मैच हुए थे जिसमें डिफेंड हुआ था, बाकी 4 मैच चेज हुए थे। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली ये बैटिंग ग्राउंड होता है, रन्स बनते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्लेइंग 11 और एवरेज स्कोर ग्राउंड का सब बात। अब हम कैलकुलेशन कैसे करें मैच की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम टीम कॉम्बिनेशंस को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, उससे हमें हमारे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं आरसीबी की, तो अगर आरसीबी की लास्ट ईयर हम 2024 की बात करें तो टोटल 6 प्लेयर्स का उसमें विनिंग कॉम्बिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था। अगर आप पिछले ईयर का अगर आरसीबी का ट्रैक रिकॉर्ड निकालें तो शुरुआत के 7 मैचेस में वो 6 मैचेस हारे, उसके बाद बैक टू बैक 6 मैचेस जीते। तो ऐसा क्या उन्होंने सिग्निफिकेंट चेंजेस किए कि भाई वो एक विनिंग स्ट्रीक उनकी बनी, वो था टीम कॉम्बिनेशन। क्योंकि शुरुआत के 6 मैचेस में वो प्लेयर्स को शफल कर रहे थे, कभी विल जैक्स को खिला लिया, तो कभी कैमरून ग्रीन को ड्रॉप कर दिया, फिर मैक्सवेल को ले आए, तो ये सब चेंजेस वो कर रहे थे। बट जब उन्हें अपना एक विनिंग कॉम्बिनेशन मिला
और टीम सेट हुई। उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 6 मैचेस जीते और एलिमिनेटर में सीएसके को भी हराया था। तो ये एक रोल है टीम कॉम्बिनेशन का। जब ये सेट हो जाता है, आपकी प्लेइंग 11 सेट हो जाती है, तो सबको अपने रोल पता होते हैं कि उन्हें क्या करना है, राइट। इस साल अगर आप देखें तो आरसीबी के लिए लास्ट ईयर 6 प्लेयर्स ने अच्छा रन स्कोर किया था, जिसमें से 4 इस साल है ही नहीं। दिनेश कार्तिक एब्सेंट है, ना डुप्लेसिस इस साल है, ना विल जैक्स है, ना कैमरून ग्रीन है। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बट अगर हम इनके रिप्लेसमेंट भी देखें तो आरसीबी इस साल स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कोहली के साथ फिल साल्ट एज ए ओपनर है। फिल साल्ट ने लास्ट ईयर 400 प्लस स्कोर किया था आईपीएल में। बट अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वीक बॉलर्स के अगेंस्ट रन ज़्यादा करते हैं, अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट रन कम है। रिसेंट इंडिया इंग्लैंड सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन रही, ओडीआई टी20 सीरीज में भी। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो जो डुप्लेसिस ने इस साल लास्ट ईयर किया था, 300-400 रन किए थे, वो फिल साल्ट इस साल कर पाएंगे आरसीबी के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो नेक टू नेक रिप्लेसमेंट इसको हम नहीं बोल सकते। उसके अलावा ना विल जैक्स ने जो किया वो लिविंगस्टन इस साल कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि स्पिन के उतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं। और नंबर 4 एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विल जैक्स ने 100 किया था गुजरात के अगेंस्ट आरसीबी के लिए, जब वो 200 चेज कर रहे थे। तो वो क्वालिटी विल जैक्स जो पोजेस करते हैं वो लिविंगस्टन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रिसेंट फॉर्म डाउन है, स्पिन के उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। और नंबर 4 एक क्रूशल पोजीशन होती है। उसके बाद आपके पास कुणाल पांड्या है, फिर टिम डेविड है, जो आप चाहे उसको आप मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट मान लीजिए या कैमरून ग्रीन का रिप्लेसमेंट मान लीजिए, तो वो भी इतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं है। हालांकि टिम डेविड की बीबीएल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं और एमआई के लिए एज ए फिनिशर काफ़ी अच्छा किया, पर कम मैचेस या कम बॉल्स मिली उन लोगों को। पर टीम डेविड फिर भी एक नेक टू नेक रिप्लेसमेंट आप बोल सकते हैं टी20 क्रिकेट के मुकाबले। जितेश शर्मा एक अच्छा ऑप्शन है, बाय है विकेट कीपर। दिनेश कार्तिक का रिप्लेसमेंट आप उसको बोल सकते हैं। तो ये नेक टू नेक रिप्लेसमेंट है। उसके बाद बॉलिंग में अगर अपन आए तो कोई भी हैवी ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। ओवरसीज बॉलर्स में आपके पास नुवान तुषार और लिंगिन गिडी हैं, हेजलवुड एब्सेंट है। आप सिराज का रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं भुवी से। और उसके बाद यश दयाल हैं, रशीद दार सलाम को लिया है, जिनकी इकोनॉमी रेट ओवर 9 है। तो इस तरह का कोई भी इम्पैक्टफुल बॉलिंग कॉम्बिनेशन आरसीबी के लिए इस प्लेइंग 11 में तो नज़र नहीं आ रहा। ऑन द अदर साइड अगर हम केकेआर की बात करें तो केकेआर के लिए फिल साल्ट ने लास्ट ईयर 400 रन स्कोर किया। बट जो मेन जो प्लेयर थे, जो एमवीपी थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज, वो थे सुनील नारायण। तो सुनील नारायण का इस साल किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है उस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहेंगी कि केकेआर इस साल किस तरह से परफॉर्म करता है। क्योंकि लास्ट ईयर 300-400 रन बनाए, विकेट्स लिए, मोस्ट प्रॉब्ली 6.5 की इकोनॉमी रेट थी, लोएस्ट इन द आईपीएल। तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वो क्या क्वालिटी पोजेस करते हैं, बैटिंग में ले लीजिए, बॉलिंग में ले लीजिए। तो नारायण का ये टूर्नामेंट इस साल कैसा रहता है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उस पर केकेआर इस टूर्नामेंट में किस तरह जाती है आगे, वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर एब्सेंट है, राइट। वो मेन की थे, केकेआर के कैप्टन थे। और नंबर 3 की जो पोजीशन होती है, जो रहाणे इस साल जैसे कैप्टन भी, तो वो क्वालिटी रहाणे अब इस एज में जो श्रेयस अय्यर ने 2024 में किया वो कर पाएंगे नहीं, कि ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो केकेआर भी पेपर पे उतनी स्ट्रांग नहीं है। और लास्ट ईयर जैसे साल्ट ने रन किए थे या नारायण ने रन किए, तो ये एक देखने वाली बात होगी कि इस साल किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। क्योंकि डिकॉक का भी ऐसे टी20 में भी कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। और दूसरा, डिकॉक रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट ही खेलते हैं, तो क्रिकेट से भी थोड़ा सा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो किस तरह की सीरीज इस साल जाती है। हालांकि लखनऊ के लिए लास्ट ईयर डिकॉक ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस की थी। बट मेन जो की प्लेयर है वो नारायण है, कि नारायण का इस साल टूर्नामेंट कैसा जाता है। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर आ जाएंगे आपके नंबर 4। फिर रिंकू सिंह है, नीतीश राणा इस साल नहीं है, तो रिंकू सिंह को ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, लास्ट ईयर उतने चांसेस नहीं मिले। ये ट्रायो जो है रिंकू सिंह, रसल या रमनदीप सिंह का, ये जो फिनिशर्स हैं 3, इनका रोल भी उतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ईडन गार्डन जैसे ग्राउंड पे जहाँ पर रन तो बनते हैं 180-200, तो यहाँ पर इनका रोल काफ़ी यूज़फुल हो जाता है कि ये किस तरह से गेम को फिनिश करते हैं, या अगर फर्स्ट बैटिंग भी करते हैं तो किस तरह से गेम को आगे ले जाते हैं। 180-200-210 रन बनाते हैं, या चेजिंग में भी 180-200 जब चेज करने जाएगी केकेआर, तो इनमें इन तीनों का इम्पैक्टफुल रोल रहेगा। तो इनकी परफॉर्मेंस, नारायण की परफॉर्मेंस, ये एक बेस रहेगी केकेआर के लिए। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो लास्ट ईयर जो केकेआर का जो
जो बॉलिंग इकोनॉमी था, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ईडन गार्डन में 200 का एवरेज स्कोर था, तो बॉलिंग इकोनॉमी तो इतनी अच्छी नहीं रहने की। 9.5 का इकोनॉमी एवरेज था, 6.5 का सुनील नारायण का था, उसके अलावा 9 से ऊपर था सबका, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो या मिचेल स्टार्क हो या रसल हो या हर्षित राणा हो। तो ये भी एक सबसे बड़ा की पॉइंट है कि हर्षित राणा जैसे इंडिया खेल के आ रहे हैं या वरुण चक्रवर्ती की इस साल की क्या फॉर्म है, ये काफ़ी सारा इम्पैक्ट डालेगा केकेआर के परफॉर्मेंस के ऊपर कि इस साल केकेआर किस तरह का परफॉर्म करता है। एज ए पेपर पे अगर हम देखें तो आरसीबी बहुत ज़्यादा थिन है केकेआर के आगे, केकेआर भी उतनी स्ट्रांग नहीं है इस साल, क्योंकि नारायण किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो एक सबसे बड़ा रोल होगा, क्योंकि वो मेन प्लेयर हैं। उसके अलावा क्योंकि श्रेयस अय्यर इस साल नहीं है, तो नारायण के ऊपर, डिकॉक के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि स्टार्ट आपको अच्छा देना है, बेस बनाना है, क्योंकि 180-190 एवरेज स्कोर है ईडन गार्डन में, तो इतना स्कोर आपको बनाना ही बनाना है एटलीस्ट होम मैचेस में जीतने के लिए। आरसीबी पेपर पे इस साल स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है, और फर्स्ट मैच अगर हम केकेआर और आरसीबी का भी अगर हम एनालिसिस करें तो केकेआर कोई हालांकि उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट कंपेयर टू आरसीबी जो रिप्लेसमेंट प्लेयर हैं उनके पास, या जिस तरह की फॉर्म में वो आ रहे हैं, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हों या हर्षित राणा हों या सुनील नारायण हैं, तो ये एक अच्छा एक प्लस पॉइंट है केकेआर के पास कि वो आरसीबी से थोड़ा बहुत अपर हैंड है फर्स्ट मैच में एट ईडन गार्डन। अगर हम सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि भाई आरसीबी अगर पहले बैटिंग करती है, तो जैसे कि आपको लोगों को पता है कि एवरेज स्कोर 200 है, तो एटलीस्ट यू नीड 170 to 190 रन अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, राइट। और सेम ही केकेआर के लिए भी, उन्हें भी 170 to 190 स्कोर करना है ईडन गार्डन पे मैच जीतने के लिए एटलीस्ट, कि ताकि वो उसको डिफेंड कर पाएँ, क्योंकि ये एवरेज स्कोर है। लास्ट ईयर अगर हम आरसीबी की बॉलिंग इकोनॉमी देखें कि भाई आपको 170-190 डिफेंड करना है, तो एटलीस्ट जो लास्ट लीस्ट इकोनॉमी जो जिस बॉलर की रही थी वो मैक्सवेल थे, जिनको 8.5 थी उनकी इकोनॉमी थी, उसके अलावा सबकी इकोनॉमी 9 थी। भुवनेश्वर कुमार इस साल हैं, तो उनकी भी हैदराबाद से लिए जब वो खेल रहे थे तो उनकी इकोनॉमी भी 9 की थी। तो अगर 8 की एवरेज से भी, इकोनॉमी से भी देते हैं, तो 160 रन तो ईजिली बनते हैं। तो एटलीस्ट यू नीड 170 to 190, और एक या दो बॉलर आपको ऐसे चाहिए जो लेस देन 7 या लेस देन 6 की इकोनॉमी से बॉल डालें। ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है प्रीवियस स्टेट्स को लें। अगर केकेआर के साथ जाए तो उनकी बॉलिंग इकोनॉमी भी 9 के ऊपर थी, सिर्फ सुनील नारायण को छोड़ दें जिनकी इकोनॉमी 6.5 के नीचे थी। बट इस साल जैसे कि फॉर्म का भी फैक्टर रहता है, जैसे वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म इस साल अच्छी है, हर्षित राणा इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी खेल गया तो उनकी फॉर्म भी अच्छी है, स्पेंसर जॉनसन है, वो किस तरह से इस साल परफॉर्म करते हैं, तो ऑन पेपर केकेआर लुक मोर स्ट्रॉन्गर देन आरसीबी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आरसीबी का आप टीम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इस साल आरसीबी स्ट्रगल करेगा, केकेआर भी स्ट्रगल करेगा, बट एटलीस्ट फर्स्ट मैच में अगर हम केकेआर और आरसीबी का अगर ऑन पेपर अपन देखते हैं तो केकेआर थोड़ा सा अपर हैंड है, प्लस होम मैच है तो होम कंडीशन भी है। तो मेरी तरफ से केकेआर इस मैच को जीतेगा। बाकी टॉस के बाद क्या विनिंग कॉम्बिनेशन या टीम कॉम्बिनेशन ये लोग बैठाते हैं, क्या रेट्स ओपन होते हैं, और अगर रनिंग मैच में कोई चेंज होता है तो टॉस के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताऊंगा। ये प्री मैच एनालिसिस था, सब मैचेस में आप लोग करेंगे 1 by 1। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैच आफ्टर टॉस मैं मेरे जो भी प्लेसिंग बैट जो भी होंगी मेरी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैच विनिंग टीम आपको बताऊंगा, और होपफुली 2025 का जो आईपीएल है हम सब लोग साथ करें, और ऐसे ही आगे जो भी मैचेस हम करें वो हमारी एक्यूरेसी अच्छी चली जाए, और मैचेस जो हम करें वो ठीक ठाक आगे सही चलते रहें। तब तक के लिए गुड लक। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नंबर है हमारा 8233368941, इस पे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप इसमें हमें मैसेज भी कर सकते हैं।